पास ए और डी क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र बी और सी क्षेत्र, तीसरा कौन सा आएगा ए और बी के ऊपर का क्षेत्र, ए और बी के ऊपर का क्षेत्र, चौथा कौन सा है, चौथा है आपका ओ डी के नीचे का क्षेत्र, और पांचवा कौन सा है ओ सी के नीचे का क्षेत्र। चौथा है आपका ओ डी के नीचे का क्षेत्र, ओ डी के नीचे का क्षेत्र, और पांचवा कौन सा है ओ सी के नीचे का क्षेत्र, मतलब यू टेक्टिक बिंदु के नीचे का क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र हैं, ठीक है। सबसे पहला क्षेत्र आप डाल दो ए ओ डी क्षेत्र, ए ओ डी क्षेत्र क्या कह सकते हो, इस क्षेत्र में आपका जो ठोस पीबी है, इस क्षेत्र में जो ठोस पीबी है वो किसके साथ साम्य में बना हुआ है, पीबीएजी विलयन के साथ साम्य में है। तो यहाँ प्रावस्थाएं कितनी होंगी, प्रावस्थाएं कितनी होंगी 2 होंगी, प्रावस्थाएं 2 होंगी तो स्वतंत्रता कोटि का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ तंत्र कैसा होगा एक चर होगा, तंत्र कैसा होगा एक चर, यहाँ द्विचर है, यहाँ कैसा होगा एक चर होगा, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ वैसे ऐसे ही आपको लिखना है। तो देखो आप तंत्र ए ओ डी क्षेत्र, ए ओ डी क्षेत्र आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो ए ओ डी ए, जो भी अच्छा लगे आपको वैसे लिख लो, ठीक है। तंत्र ए ओ डी क्षेत्र लिख लो। इस क्षेत्र में पीबी व पीबीएजी का विलयन साम्य में रहते हैं, पीबी व पीबीएजी का विलयन किस में रहते हैं, साम्य में रहते हैं। अतः यहाँ P बराबर 2, अतः यहाँ P बराबर 2 है, अतः संगणित प्रावस्था नियम से यहाँ P बराबर 2 था, अतः संगणित प्रावस्था नियम से क्या हो जाएगा बोलो, F इक्वल टू कितना जाएगा 2 आ जाएगा। क्या कह सकते हो यहाँ पे, कह सकते हो ठोस पीबी व पीबीएजी विलयन, ठोस पीबी व पीबीएजी विलयन किस में रहते हैं, साम्य में रहते हैं, ठीक है, साम्य में रहते हैं। तो क्या कहोगे, अतः P बराबर कितना होगा 2 होगा, सो F इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तंत्र एक चर होता है, अब नहीं लिखूंगा वही में ध्यान रखना, तंत्र क्या होता है एक चर होता है। दूसरा क्या लिखोगे बीओसी क्षेत्र लिख लोगे, ठोस एजी व पीबीएजी विलयन साम्य में रहते हैं, अतः P बराबर कितना आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 2 आएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ भी तंत्र क्या होता है एक चर होता है, तंत्र क्या होता है एक चर होता है। तीसरा ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र, तीसरा कौन सा होता है ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र। बोलो क्या होगा इसमें, खुद कह सकते हो क्या कि जो ए ओ बी के ऊपर का क्षेत्र है इसमें पीबी और एजी का द्रव अवस्था पाई जाती है, पीबी और एजी क्या पाई जाती है द्रव अवस्था पाई जाती है, तो दोनों का मिश्रण पाया जाएगा, ठीक है। मिश्रण पाया जाएगा तो वहाँ पे प्रावस्था कितनी होगी 1 होगी। यहाँ पीबी एजी का मिश्रण पाया जाता है, अतः P बराबर 1 होगा, अतः F बराबर कितना होगा 2 होगा। फॉर्मूला क्या था F बराबर 3 माइनस पी, F बराबर 3 माइनस पी लिख सकते हो, सीधा लिख सकते हो F बराबर 3 माइनस पी लिख सकते हो, ठीक है। P का मान 1 हटाओगे तो F का मान कितना जाएगा 2। क्या कहोगे तंत्र कैसा है द्विचर है, तंत्र कैसा है द्विचर है। जो आपका ए और बी के ऊपर का क्षेत्र है वहाँ पे तंत्र कैसा है द्विचर है। चौथा देखो कौन सा होगा ओ डी के नीचे का क्षेत्र, ओ डी के नीचे का क्षेत्र मैं बोल रहा हूँ अब नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है। फटाफट देख लो, आपने लिखा ए और बी के ऊपर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में पीबी व एजी के विभिन्न संगठनों के समांगी द्रव्य, ठीक है,
इस क्षेत्र में पीबी व एजी के विभिन्न संगठनों के समांगी द्रव्य विलयन उपस्थित रहते हैं, अतः यहाँ P बराबर 1 होता है तो सामान्य प्रावस्था नियम से F बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ तंत्र द्विचर होगा। इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर तंत्र की व्याख्या करने के लिए ताप व संगठन दोनों की आवश्यकता जानकारी देना आवश्यक है, ध्यान रखना। इस क्षेत्र में F की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई, तो आप क्या कर सकते हो, इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर तंत्र की व्याख्या करने के लिए 2 चर ताप दाब दोनों की जानकारी देना आवश्यक है। मतलब तंत्र की व्याख्या दोनों चरों के द्वारा ही पॉसिबल है, एक चर के द्वारा व्याख्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। आप आगे लिखो, रेखा OD के नीचे का क्षेत्र। रेखा OD के नीचे का क्षेत्र, ये क्या होता है, ठोस PB प्लस यूटेक्टिक होता है। लिख लो इसमें, यह क्षेत्र यूटेक्टिक ताप से निम्न ताप वाला क्षेत्र है। ये ताप कौन सा था, यूटेक्टिक ताप था, उससे नीचे का क्षेत्र है। और आपको पता है कि इस पे क्या होता है, पता है ना, अगर यूटेक्टिक ताप से कम ताप करते हैं तो दोनों के क्या पड़ते हैं, आपको दोनों के सेपरेट क्या करते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इस बिंदु पे पता है क्या होगा, इस बिंदु आपके एजी तो जो पीबी है ना, पीबी इसके तो बड़े बड़े क्रिस्टल प्राप्त होंगे, और जो आपका कौन सा है एजी है, उस एजी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होंगे। इधर क्या लिखोगे, इधर मतलब ओसी के नीचे का क्षेत्र, यहाँ पे आपको एजी के तो बड़े बड़े क्रिस्टल प्राप्त होंगे और उसके पीबी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होंगे, बस ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ भी कितनी प्रावस्था प्राप्त हो रही है, आपको 2 प्रावस्था प्राप्त हो रही है। तो यहाँ भी तंत्र कैसा होगा, एक चर होगा। तंत्र कैसा होगा, एक चर। सिमिलरली यहाँ भी तंत्र कैसा होगा, एक चर। ठीक है, बस ये चीज़ लिखनी है, लिख लो। आपने लिखा रेखा OD के नीचे का क्षेत्र, इसमें लिखा यह क्षेत्र यूटेक्टिक ताप से निम्न ताप वाला क्षेत्र है, यूटेक्टिक ताप से निम्न ताप वाला क्षेत्र है। अतः इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था अनुपस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। अतः इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था अनुपस्थित रहती है। इस क्षेत्र में 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। इस क्षेत्र में 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, मैंने बताया था आपको। जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसके तो बड़े, और जो कम मात्रा में होगा उसके छोटे। इस क्षेत्र में 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, लिखना कौन कौन से। शुद्ध पीबी के बड़े क्रिस्टल, शुद्ध पीबी के बड़े क्रिस्टल, ठीक है, तथा लघु आकार के पीबी व एजी मिश्रण के यूटेक्टिक क्रिस्टल। लघु आकार के पीबी व एजी मिश्रण के यूटेक्टिक क्रिस्टल। दीर्घ आकार के तो क्या होंगे, पीबी के शुद्ध क्रिस्टल होंगे, और लघु आकार के क्या होंगे, पीबी एजी के यूटेक्टिक क्रिस्टल होंगे। ठीक है, ओके। अतः तंत्र के इस भाग में प्रावस्थाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो बताओ स्वतंत्रता की घटना कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ भी क्या होगा, P बराबर 2 होगा और F बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो आपने क्या लिखा, अतः तंत्र के इस भाग में 2 अलग अलग प्रावस्थाओं का अस्तित्व होता है। तंत्र के इस भाग में 2 अलग अलग प्रावस्थाओं का अस्तित्व होता है। देखो आपको शुद्ध पीबी के 2 अलग क्रिस्टल मिलेंगे, बड़े आकार के, और छोटे आकार के पीबी एजी के यूटेक्टिक क्रिस्टल मिलेंगे। तो 2 अलग अलग प्रावस्थाएं हो गई। ठीक है, अलग अलग प्रावस्थाओं का अस्तित्व होता है। अतः संगणित प्रावस्था नियम से आपको पता है P इक्वल टू 2 होता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात इस क्षेत्र में तंत्र एक चर होता है। ठीक है भाई, ओके। अब देखो अगला, रेखा OC के नीचे का क्षेत्र। रेखा OC के नीचे का क्षेत्र, रेखा OC के नीचे का क्षेत्र। खुद लिख लोगे क्या, खुद लिख लोगे। यहाँ पे बोलो किस किस का है, जो ठोस एजी है, ठीक है, और जो एजी और पीबी का यूटेक्टिक मिश्रण है, वो 303 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, 303 डिग्री से कम डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे क्या होता है, जो ठोस एजी होता है उसके तो बड़े बड़े दीर्घाकार क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और पीबी एजी के छोटे यूटेक्टिक क्रिस्टल के
छोटे छोटे क्रिस्टल आपको प्राप्त होते हैं। बस ये लिखना है, जो इधर लिखा था ना सिमिलरली इधर लिखना है, तो मैं बोल रहा हूँ लिखना। इस क्षेत्र में दीर्घाकार के शुद्ध Ag के क्रिस्टल, इस क्षेत्र में दीर्घाकार के शुद्ध Ag के क्रिस्टल तथा लघु आकार के Pb व Ag के यूटेक्टिक क्रिस्टल तथा लघु आकार के Pb व Ag के यूटेक्टिक क्रिस्टल। क्या लिखोगे? यहाँ भी दो भिन्न भिन्न प्रावस्थाएं होने के कारण, यहाँ भी दो भिन्न भिन्न प्रावस्थाएं होने के कारण तंत्र एक चर होता है। तंत्र क्या होता है? एक चर होता है। अब नेक्स्ट लाइन से लिख लो आप। अब ये तो वक्र आपकी रेखा सारी खत्म हो गई, तो वक्र खत्म हो गए। आगे लिखना, इस प्रावस्था आरेख में रेखा AD व BC पर केवल, रेखा AD मैंने कहा था ना, वह BC पर केवल किसका अस्तित्व है? ठोस प्रावस्था का। ठीक है, इस वक्र में इस आरेख में रेखा AD व BC पर केवल ठोस प्रावस्था उपस्थित है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड रेखा कहते हैं। अतः इन्हें ठोस रेखा कहते हैं, सॉलिड लाइन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? इस आरेख में रेखा OD और रेखा BC पर क्या है? ठोस प्रावस्थाएं उपस्थित है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? ठोस रेखा कहते हैं। अतः इन्हें ठोस रेखा कहा जाता है, सॉलिड रेखा कहा जाता है। लिखना, ठीक है भाई। जबकि AOB वक्र को कौन उपस्थित है? यहाँ पे कौन उपस्थित है? द्रव अवस्था। अतः AOB वक्र को द्रव रेखा या फिर लिक्विड रेखा कहा जाता है, लिक्विड लाइन इसको कहा जाता है। और जिस बिंदु पे, ध्यान रखना, जिस बिंदु पे ठोस रेखा और द्रव रेखा मिलती है उसे टाई लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टाई लाइन। टाई हो जाते हैं जहाँ पे दोनों। लिखना, देखो आप, द्रव रेखा व ठोस रेखा को मिलाने वाली रेखा को, द्रव रेखा व ठोस रेखा को मिलाने वाली रेखा को टाई रेखा कहते हैं। टाई रेखा कहते हैं। इस रेखा की सहायता से तंत्र के किसी क्षेत्र में, इस रेखा की सहायता से तंत्र के किसी क्षेत्र में ठोस व द्रव के अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है। ठोस व द्रव के अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है। इस रेखा की सहायता से तंत्र में ठोस व द्रव के अनुपात को ज्ञात किया जा सकता है। देखो, ये कंपोजिशन देख के आप बता सकते हो। ये आपकी कौन सी है? टाई लाइन है। ये कौन सी है? टाई लाइन है। ये कौन सी है? आपकी सॉलिड लाइन है। और ये कौन सी है? लिक्विड लाइन है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अपन दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? बिस्मिथ कैडमियम तंत्र। एज इट इज़ फोटो बनेगा, बस ये टेम्परेचर क्या होंगे उसके अलग अलग होंगे। ठीक है, चलो तो नंबर 2 हेडिंग डालो आप। और मैं इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, केवल चित्र बनाऊंगा उसका और उसके एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख लोगे। ठीक है, चलो तो नंबर 2 लिखो आप। नंबर 2 लिखो, बिस्मिथ कैडमियम तंत्र। बिस्मिथ कैडमियम तंत्र। ठीक है भाई, ओके। फोटो बनाओ पहले आप, और काम बाद में करो। पहला काम फोटो। इधर किसको लोगे? टेम्परेचर को। इधर किसको लोगे? कंपोजिशन को। एक लाइन खींचोगे ऐसे, एक लाइन खींचोगे ऐसे। ठीक है, AOBCD।
ठीक, ये O हो गया आपका, ठीक है। यहाँ तो क्या होगा, इधर तो आपका होगा ठोस बिस्मिथ प्लस विलियन, इधर तो क्या होगा ठोस बिस्मिथ प्लस का विलियन, भाई दोनों को जैसे पीबीएजी का करते थे वैसे ही, ठीक है। बताओ यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, एक तो ठोस बिस्मिथ की एक विलियन की, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तंत्र कैसा हो जाएगा, एक चर आपका हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या है आपका गलित द्रव है, किस किस का, बिस्मिथ प्लस कैडमियम का। इधर क्या लिखोगे, ठोस कैडमियम प्लस विलियन। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो बताओ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तंत्र कैसा होगा, एक चर होगा, तंत्र कैसा होगा, एक चर यहाँ पे होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे बताओ गलित द्रव है तो फेज कितनी आएगी, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2। तंत्र कैसा होगा, द्विचर होगा, कैसा होगा, द्विचर होगा, ठीक। ये समय आपने दिखाई दिया, लिख लो। इसका जो ताप है वो तो है यहाँ पे तो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको सी कहा है, इसको डी कहा है भाई। अब की बार उल्टा कह दिया, कोई दिक्कत अपने को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये क्या आएगा, ठोस बिस्मिथ प्लस यूटेक्टिक, एज इट इज लिख दो रे, ठोस बिस्मिथ प्लस यूटेक्टिक, बोलो। यहाँ पे पी इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, बस जैसे लिखा था ना, ठोस बिस्मिथ के क्रिस्टल और बिस्मिथ के एडमियम के क्रिस्टल, ठीक है। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, ठोस सी डी के क्रिस्टल प्लस यूटेक्टिक, तो यहाँ क्या कहोगे, पी इज इक्वल टू 2, तो एफ इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ इक्वल टू कितना जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। इसका जो टेम्परेचर तो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो होता है आपका 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड, 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बिंदु बी है उसका होता है 320.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 320.9 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो आप। वही यहाँ पे 100% क्या है, यहाँ पे 100% क्या है, बिस्मिथ है, और यहाँ 100% क्या है, कैडमियम है। तो यहाँ पे 0% क्या होगा, कैडमियम होगा, यहाँ पे 0% क्या होगा, बिस्मिथ होगा। इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है वो है आपका 40% बिस्मिथ, 40% बिस्मिथ, तो 60% क्या आ जाएगा, कैडमियम आ जाएगा, ठीक है भाई। ओके, वेरी गुड। चलो तो फिर बना लिया सबने, बहुत बढ़िया। अब लिखते जाओ इसके बारे में, अब आप इसके बारे में लिखते जाओ। बोलो ये कौन सा है, द्विघट के तंत्र है क्या, कैसा है, द्विघट के तंत्र। पढ़ी क्या रहे हैं अपन, द्विघट के तंत्रों के लिए। तो ये कैसा है, द्विघट के तंत्र है। जब कंपोनेंट की वैल्यू 1 होगी और मिनिमम फेज की वैल्यू 1 होगी, तो बताओ एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो दो ही चीज़ें अपन, तापमान और संगठन, तापमान और संगठन, इनको लेके तो चल रहे हैं अपन। तो अपने पास ग्राफ बना कुछ ऐसा, आपको ये ग्राफ एज इट इज़ याद रखना भाई, फोटो तो वो की वही है, बस ये याद रखना है आपको, तो टेम्परेचर याद रखना है, बाकी तो एज इट इज़ है, बाकी तो एज इट इज़ है, ठीक है। सबसे पहले लिखो वक्र, सबसे पहले लिखो आप वक्र, कौन सा वक्र, ओ ए वक्र। ओ ए वक्र कौन सा है, बिस्मिथ का गलन वक्र है क्या, बिस्मिथ का गलन वक्र है, ठीक है। और ये क्या है, कैडमियम का गलन वक्र है, क्या है, कैडमियम का गलन वक्र है। तो मैं ओनली बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, अब मैं केवल बोल रहा हूँ,
पहला कौन सा है, ओ ए वक्र, ठीक है। क्या कहोगे, बिस्मिथ का गलन वक्र है। अरे मैं नहीं बताऊंगा, अरे लिख लो खुद। इस वक्र पे क्या हो रहा है, ठोस बिस्मिथ और बिस्मिथ कैडमियम का जो द्रव है वो दो किस में है, साम्य अवस्था में। क्योंकि यहाँ पे आपको दो अलग अलग प्रावस्थाएं मिल रही है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता कोटि का मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे तंत्र कैसा होगा, एक चर होगा। बस ये लिख लो आप, ठीक है, लिख लोगे। आगे लिख लेना, यहाँ भी यह बिस्मिथ का गलन वक्र है। 100% शुद्ध बिस्मिथ, 100% शुद्ध बिस्मिथ 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलती है। पीछे से देखे एज इट इज़, ठीक है। 271.3 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघलती है, परंतु इसमें कैडमियम की शुद्धि मिलाने पर, अब मैं बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं करूँगा, ध्यान रखना। कैडमियम की शुद्धि मिलाने पर गलनांक में कमी आ जाती है। जब मिश्रण में कैडमियम की प्रतिशतता बढ़ाकर 60% तक कर दिया जाता है, तो जब मिश्रण में कैडमियम की प्रतिशतता बढ़ाकर 60% कर दी जाती है, तो इसका गलनांक कितना हो जाता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। जब मिश्रण में कैडमियम की प्रतिशतता बढ़ाकर 60% कर दी जाती है, तो मिश्रण के गलनांक का न्यूनतम मान कितना होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे लिख लेना आप, वो तो लिख लिया होगा कि यहाँ पे तंत्र क्या होता है, यहाँ पे जो तंत्र है वो कैसा होता है, एक चर होता है। अगला लिखो आप, अगला क्या लिखोगे, ओबी वक्र। अगला क्या लिखोगे, ओबी वक्र। क्या लिखोगे, कैडमियम का गलन वक्र है, ठीक है। यहाँ भी दो प्रावस्थाएं, शुद्ध कैडमियम और कैडमियम बिस्मिथ का जो द्रव है वो किस में रहते हैं, साम्य में रहते हैं। तो दो प्रावस्थाएं मिलती है, तो स्वतंत्रता कोटि का मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ तंत्र कैसा होगा, एक चर होगा। फिर आप कह सकते हो, नहीं बोलूँगा मैं, शुद्ध जो बिस्मिथ होता है, ठीक है, शुद्ध कैडमियम होता है, उसका गलनांक कितना होता है, 320.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसमें बिस्मिथ के शुद्धि मिलाते जाते हो, इसका गलनांक घट जाता है, और जब बिस्मिथ के शुद्धि का अनुपात कितना हो जाता है, 40% हो जाता है, उस समय इसका जो गलनांक का न्यूनतम मान है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 140 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, ये वक्र हो गए खत्म। अब पढ़ते हैं अपन क्षेत्र। क्या पढ़ते हैं अब अपन, क्षेत्र, ठीक है। या फिर आप लिख लो यूटेक्टिक बिंदु, और लिख लो, क्या लिख लो, यूटेक्टिक बिंदु ओ। यूटेक्टिक बिंदु ओ, ठीक है। पढ़ रखा है अपन ने पीछे, वही है जहाँ पे दोनों की प्रावस्थाएं, दोनों का जो अपने क्या कहा था, ऐसा बिंदु या फिर ऐसा ताप जिस पर जो गलित जो द्रव होते हैं, जो आपके धातु हैं, उनका गलित अवस्था में क्या होता है, उनका अस्तित्व होता है, तो उस ताप को क्या कहते हो आप, यूटेक्टिक ताप कहते हो। उस बिंदु को यूटेक्टिक बिंदु, ठीक है, ऐसे वाला लिखना है आपको। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस बिंदु पे ठोस बिस्मिथ और ठोस कैडमियम की गलित अवस्था का अस्तित्व रहता है, उसे क्या कहते हैं, यूटेक्टिक बिंदु अपन कहते हैं। तो लिखो आप, जब 40% बिस्मिथ व 60% कैडमियम के ताप को, जब 40% बिस्मिथ व 60% कैडमियम के ताप को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम किया जाता है, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम किया जाता है, तो अरे पीछे वाली सेम कहानी है, जो पीछे लिखी थी वो एज इट इज है, बस नाम चेंज कर दिए, ठीक है। कम किया जाता है तो शुद्ध कैडमियम व शुद्ध बिस्मिथ के क्रिस्टल, एक मिनट भाई, लाइट चली गई है, आ गई है भाई, लाइट आ गई है। देखो अब देखो, हम पढ़ रहे थे ये वाला, हम यूटेक्टिक बिंदु पढ़ रहे थे। हमने क्या कहा कि इस बिंदु पे 40% बिस्मिथ और 60% कैडमियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मिश्रण का जो ताप है वो कितना होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम ताप को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देते हैं, तो इन दोनों के क्रिस्टल अलग अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपने लिखा क्या लिखा, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप कम किया जाता है, तो शुद्ध कैडमियम व शुद्ध बिस्मिथ के क्रिस्टल अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस ताप को यूटेक्टिक ताप व इस मिश्रण को यूटेक्टिक मिश्रण तथा इस बिंदु को यूटेक्टिक बिंदु कहा जाता है, ठीक है, ओके।
आगे लिखो, आगे लिखो। यूटेक्टिक मिश्रण बिस्मिथ कैडमियम तंत्र के लिए, बिस्मिथ कैडमियम तंत्र के लिए, बिस्मिथ कैडमियम तंत्र के लिए, बिस्मिथ कैडमियम तंत्र के लिए यूटेक्टिक ताप का मान 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जब मिश्रण का संगठन, जब मिश्रण का संगठन 40% बिस्मिथ व 60% कैडमियम होता है। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, आप लिख सकते हो वह बिंदु, या फिर कह सकते हो इस बिंदु पर तीनों प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। तीनों प्रावस्थाएं कौन सी? ठोस बिस्मिथ, ठोस कैडमियम और बिस्मिथ कैडमियम का गलित द्रव, तीनों प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। तो तीनों के यहाँ पे फेज अलग अलग होगी, इसकी वजह से यहाँ पे P बराबर कितना आएगा? 0 आएगा, P बराबर 3 आएगा, और F बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? F बराबर कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P बराबर कितना आएगा? 3। कौन कौन सी? ठोस बिस्मिथ, ठीक है, ठोस कैडमियम, और तीसरा कौन सा? बिस्मिथ कैडमियम का द्रव, ठीक है। इस वजह से तीन प्रावस्थाएं, तंत्र कैसा हो गया यहाँ पे? अचर हो गया। अब पढ़ने वाले हैं अपने क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? क्षेत्र। लिख लो, पहला क्षेत्र लिख लो, AOC क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले हो आप? क्षेत्र पढ़ने वाले हो। तो वही क्षेत्र होते थे 4-5 अपने जितने पढ़े थे, कितने पढ़े थे? 4-5 पढ़े थे। पहला कौन सा क्षेत्र बोलो? AOC क्षेत्र। किसको रिप्रेजेंट करता है? ठोस बिस्मिथ को। और यहाँ पे जो ठोस बिस्मिथ है वो बिस्मिथ कैडमियम द्रव के साथ किस में रहती है? साम्य में रहती है। दूसरा कौन सा है? अब नहीं बताऊंगा मैं, ध्यान रखना। BOD क्षेत्र। तीसरा कौन सा होता है? A और B के ऊपर का क्षेत्र, A और B के ऊपर का क्षेत्र। चौथा कौन सा है? रेखा OC के नीचे का क्षेत्र। और पांचवा कौन सा है? रेखा और डी के नीचे का क्षेत्र। ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद लिख लोगे, सब कुछ आपके सामने है। आप कहते हो सेम वही कि इनको BD को क्या कहते हो आप? सॉलिड लाइन कहते हो। AOB को क्या कहोगे आप? लिक्विड लाइन कहोगे। ये जो रेखा है दोनों को जहाँ पे ये मिलाते हैं उसको क्या कहोगे आप? टाई लाइन कहते हो। ठीक है। आप कह सकते हो कि जो क्षेत्र AOC है उसमें ठोस बिस्मिथ और बिस्मिथ जो कैडमियम द्रव है वो किस में रहते हैं? साम्य में रहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रावस्थाएं आपको मिलती है, इसलिए इस बिंदु पर तंत्र कैसा हो जाता है? एक चर हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे तंत्र कैसा हो जाता है? एक चर हो जाता है। अब आपने कहा कि इस AOB के ऊपर का जो क्षेत्र है इसमें केवल गलित द्रव पाया जाता है, समांगी मिश्रण पाया जाता है, दोनों तत्वों का समांगी मिश्रण पाया जाएगा। तो वहाँ पे प्रावस्था कितनी होगी? एक होगी। तो ये तंत्र कैसा होगा? द्विचर हो जाएगा। फिर आप करते हो OC के नीचे का क्षेत्र। तो हमने पढ़ रखा है कि इस OC के क्षेत्र में जो होता है, इससे नीचे ताप पे आप जाते हो तो आपको शुद्ध बिस्मिथ के तो बड़े बड़े क्रिस्टल, दीर्घाकार के तो बिस्मिथ के शुद्ध क्रिस्टल, और लघुआकार के बिस्मिथ कैडमियम के क्या? लघुआकार के क्रिस्टल आपको, यूटेक्टिक क्रिस्टल आपको मिलते हैं। इधर क्या लिखोगे कि इधर जो है OD वाला क्षेत्र है, इसमें क्या होगा? आपको कैडमियम के तो दीर्घाकार के शुद्ध क्रिस्टल मिलेंगे, और क्या होगा? कैडमियम बिस्मिथ के लघु आकार के यूटेक्टिक क्रिस्टल आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सब कुछ मैंने खत्म कर दिया है। एज इट इज़ पीछे का जो भी है वो का वो लिखेंगे, बस केवल आप नाम चेंज कर देना। जहाँ पे आप बिस्मिथ PBAG करते थे वहाँ बिस्मिथ कैडमियम आप कर दोगे, बस एज इट इज़। ठीक है भाई, अब मैं नहीं बता रहा, थ्योरी आप खुद लिख लोगे। अब आप हेडिंग डालने जा रहे हो ठोस विलयन। क्या हेडिंग डालने जा रहे हो? ठोस विलयन। भाई आपका ये प्रावस्था नियम खत्म हो गया है। यहाँ से एक प्रकार से ये मान लो इस यूनिट का सेकंड पार्ट यहाँ से चालू हो रहा है। ये मान सकते हो आप कि सेकंड पार्ट है इस यूनिट का, वो चालू हो रहा है। आपको आराम से क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। 4 तंत्र अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है,
और स्पेशली ये तो आप याद रखोगे, संगणित प्रावस्था नियम तो आप याद रखोगे। अब देखो अपने को 3 प्रकार के विलयन पढ़ने हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। जो गैस विलयन होते हैं उसको तो हेनरी के नियम लागू होते हैं, याद रखो। अपन कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो गैस निकलती है विलयन में से, वो गैस विलयन है। द्रव विलयन आपने पढ़ रखा है, राउल्ट का नियम पढ़ रखा है। और ठोस विलयन अभी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालोगे आप सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस विलयन ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है। ठोस विलयन आप हेडिंग डालोगे भाई, क्या डालोगे? ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। क्या होते हैं? दो ठोसों का जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी तो क्या, दो ठोसों का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हो? ठोस विलयन कहते हो, ठीक है। जिसमें विलय भी क्या हो? ठोस हो, और विलायक भी क्या हो? ठोस हो। जैसे आपने पढ़ा होगा ना ठोस विलयन का एग्जाम्पल, बताऊँ क्या? जिसमें विलय भी ठोस हो और विलायक भी क्या हो? ठोस हो। टेबलेट आती है, टेबलेट लेने की टेबलेट आती है, दवाइयाँ, तो वो क्या होती है? ठोस विलयन का एग्जाम्पल होती है। और बताऊँ, ORS, हाँ ORS पाउडर आता है ना, चूर्ण आता है ORS, क्या नाम होता है उसका? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होता है? वो भी क्या होता है आपका? ठोस विलयन। और उसमें क्या होता है? देखो नमक मिली होती है, चीनी मिली होती है, ग्लूकोज मिला होता है, सारे ठोस ही तो ठोस होते हैं, तो वो क्या होता है? ठोस विलयन का एग्जाम्पल होता है, ठीक। लिखो, दो या दो से अधिक ठोसों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? ठोस विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक ठोसों का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है? ठोस विलयन कहलाता है। लिखना, ठोस विलयन 2 प्रकार के विलयनों का निर्माण करते हैं। ठोस विलयन 2 प्रकार के विलयनों का निर्माण करते हैं। सर्वांग गलनांक वाले, सर्वांग गलनांक वाले यौगिक, ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे? असर्वांग असर्वांग गलनांक वाले यौगिक। देखो इसका मतलब क्या है। ये मान लो आप कि एक ठोस है, एक ठोस है, वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? मेल्ट होता है। और दूसरा ठोस है, वो मान लो आपका, वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, ठीक है। आपने दोनों को मिला दिया। अब मिलाने के बाद जो विलयन बना, अगर आप उसको गर्म करते हो, अगर आप उसको गर्म करते हो, तो अगर वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघले, अगर जो विलयन है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघले, तो आप कह सकते हो कि वो जो ठोसों का मिश्रण है वो क्या होगा? सर्वांग गलनांक वाले यौगिक होंगे। वो कैसे होंगे? सर्वांग गलनांक वाले यौगिक होंगे। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपने जो मिश्रण लिया है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से या तो कम पे ही क्या हो जाए? डीकम्पोज हो जाए, पिघल जाए। जो आप दो ठोसों को मिला रहे हो, अगर वो विलयन जो आपका ठोस विलयन बना है, अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही क्या हो जाए? पिघल जाए, तो उसको क्या कहोगे आप? असर्वांग गलनांक वाले यौगिक आप उसको कहोगे। क्या कहोगे? असर्वांग गलनांक वाले यौगिक आप उसको कहोगे। समझ में आ गया? आपके पास दो ठोस थे ए और बी, दोनों के गलनांक कितने थे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। आपने दोनों को मिला दिया, जो विलयन बना, ठोस विलयन बना, उसको उसका गलनांक भी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही आया, अगर वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघला, तो आप कहोगे कि वो यौगिक कैसा है? वो यौगिक कैसा है? आपका सर्वांग गलनांक वाला यौगिक है, ठीक है। फिर दूसरा देखो, आपके पास दो यौगिक थे ए और बी, दो ठोस थे, आपने एक का गलनांक 100, दूसरे का गलनांक 100 अपने मान लिया, दोनों को मिला दिया, विलयन बन गया। उस विलयन को जब आप गर्म करोगे, मेल्ट करोगे, तो अगर वो विलयन 100 डिग्री से कम ताप पर ही क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो आप क्या कहोगे? वो यौगिक कैसा है? असर्वांग गलनांक वाला यौगिक है। तो ये परिभाषा लिख लो आप, तो मैं बोल देता हूँ। लिखो, सर्वांग गलनांक वाले यौगिक, लिखोगे, दो ठोसों के, दो घटकों के मिलने से बनने वाले वे ठोस, दो घटकों के मिलने से बनने वाले वे ठोस जो अपने गलनांक बिंदु तक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। दो ठोसों के मिलने से, सॉरी, दो घटकों के मिलने से बनने वाले वे ठोस जो अपने गलनांक बिंदु तक स्थायी होते हैं, वे ठोस जो अपने गलनांक बिंदु तक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं।
मतलब वही बात वहीं पे आ गई, अपने गलनांक बिंदु तक स्थायी होते हैं, अपने गलनांक बिंदु तक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वांग गलनांक वाले यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वांग गलनांक वाले यौगिक कहलाते हैं। मतलब समझ गए, मतलब अपना जो उनका जो गलनांक बिंदु था वहाँ तक तो वो पिघलेंगे, वहाँ जाके पिघलेंगे, उससे पहले नहीं पिघलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, दो घटकों के मिलने से बनने वाले वे ठोस जो अपने गलनांक बिंदु तक क्या होते हैं, गलनांक बिंदु तक स्थायी होते हैं, क्या कहलाते हैं, सर्वांग गलनांक वाले यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ओके, आगे लिखो। इस प्रकार के नए बनने वाले ठोस का, इस प्रकार के नए बनने वाले ठोस का द्रव प्रावस्था व ठोस प्रावस्था में संगठन एक समान होता है। इस प्रकार के नए बनने वाले ठोस का द्रव प्रावस्था व द्रव प्रावस्था में संगठन एक समान होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका, मैग्नीशियम जिंक तंत्र या जिंक मैग्नीशियम तंत्र भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका, मैग्नीशियम जिंक तंत्र, किसका, सर्वांग गलनांक वाले यौगिक का। इसके बारे में क्या ख्याल है, दो घटकों से मिलकर बनने वाले वे ठोस जो अपने गलनांक बिंदु से पहले ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, लिख लो, दो घटकों के मिलने से बनने वाले वे ठोस जो अपने गलनांक बिंदु से पूर्व ही टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। लिख लो, दो घटकों के मिलने से बनने वाले वे ठोस जो अपने गलनांक बिंदु से पूर्व ही टूटकर गलनांक बिंदु से पूर्व ही टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, असर्वांग गलनांक वाले यौगिक कहलाते हैं। असर्वांग गलनांक वाले यौगिक कहलाते हैं। आपने नाम सुना होगा एनिलीन जनतंत्र, एनिलीन जल तंत्र, नहीं सुना तो सुन लेना। एनिलीन जल तंत्र, पानी और एनिलीन का जो मिश्रण होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है। तो आपने क्या लिखा, दो घटकों के मिलने से बनने वाले वे ठोस जो अपने गलनांक बिंदु से पूर्व ही टूटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, असर्वांग गलनांक वाले यौगिक कहलाते हैं। आगे लिखना, ये यौगिक अपने गलनांक बिंदु तक स्थायी नहीं होते हैं तथा पिघलने से पूर्व एक नए ठोस का निर्माण कर देते हैं। सॉरी, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, NaCl जनतंत्र। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, NaCl जल तंत्र। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, NaCl जल तंत्र। वो तो आगे, सॉरी, मैं जो बता रहा था आपको एनिलीन जल तंत्र, वो तो आपका द्रव विलीन का एग्जाम्पल होगा। एनिलीन भी द्रव होती है और पानी भी कैसा होता है, द्रव होता है। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, द्रव जल तंत्र का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, वो सॉरी द्रव तंत्र का एग्जाम्पल होगा। ये किसका है, ठोस विलीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो ठोस द्रव, यहाँ पे ठोस द्रव है, ध्यान रखना, एक ठोस है दूसरा द्रव है। यहाँ पे भी एक क्या है, ठोस है, दोनों ही क्या है, ठोस हैं। इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक, ओके, हेडिंग डाल दो द्रव विलीन। अब हेडिंग डाल दो आप द्रव विलीन। आप दो ही पढ़ने, सर्वांग गलनांक वाले यौगिक और या सर्वांग गलनांक वाले यौगिक। अब हेडिंग डाल दो द्रव विलीन। ठीक है, आ गया समझ में, वेरी गुड। हेडिंग डालो आप द्रव विलीन, लिक्विड सॉल्यूशन। हेडिंग डालोगे आप द्रव विलीन। द्रव विलीन, लिक्विड सॉल्यूशन। ये भी आपने पढ़ रखा है। दो द्रवों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हो आप, द्रव विलीन कहते हो। लेकिन यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि जो दोनों द्रव हैं वो आपस में पूर्ण रूप से घुल जाएं, आपस में पूर्ण रूप से घुल जाएं, जैसे एल्कोहल और पानी।
एल्कोहल और पानी। दूसरा क्या होता है, अगर जो दोनों द्रव हैं वो आपस में बिल्कुल भी नहीं घुले, जैसे पानी और तेल, अगर दो द्रव हैं, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों द्रव आपस में घुलनशील हो, मिश्रणीय हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों द्रव आपस में कैसे हों, अमिश्रणीय हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों द्रव आपस में कैसे हों, आंशिक मिश्रणीय हो, थोड़े थोड़े घुलनशील हों। एनिलीन जलतंत्र इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो परिभाषा लिख लो आप। जब दो द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तो ये निम्न 3 प्रकार के विधानों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो। जब दो द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तो ये निम्न 3 प्रकार के विलयनों का निर्माण कर सकते हैं। 3 प्रकार के विलयनों का निर्माण कर सकते हैं। देखो भाई, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? 3 प्रकार कौन कौन से हैं?